बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है। इट्स अ न्यू चैप्टर एंड इट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसमें हमने डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली डिसीजंस जो है कंस्ट्रक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में जो बात की थी वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बेस पे बात की थी। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपके पास क्या होते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि यूज़ करते हैं आपके प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करने में। ठीक है, जब आप प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम पे जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल फ़्लो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ़्लो होता है ना, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो आप स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि आप अपने स्टेटमेंट्स को जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद आप एग्जीक्यूशन के लिए आप उसके फ़्लो को कंट्रोल करें, तो उन स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। सी लैंग्वेज आपको डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं अपनी सी लैंग्वेज में, अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो उस टाइम पे आपको ईज स्ट्रक्चर्स जो है प्रोवाइड किए जा सकें। हम जो इसका 3 तरह के स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था, जिसमें से जो पहला था वो था आपके पास सीक्वेंस स्ट्रक्चर, जिसमें बेसिकली होता क्या था कि जो आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स होती हैं वो जिस तरह प्रोग्राम में राइट की जाती हैं, उसी तरह प्रोग्राम में उसी सीक्वेंस में प्रोग्राम में एग्जीक्यूट भी होती हैं। और इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं और आपने वन आफ्टर अदर स्टेटमेंट लिखी है, राइट की है। अब जब एग्जीक्यूशन की बात आती है ना, तो वो स्टेटमेंट्स जिस सीक्वेंस से राइट हुई होंगी उसी सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होंगी। और इसमें होता क्या है कि आप जितनी स्टेटमेंट्स को लिखेंगे उसने वन टाइम पे अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में वो राइट हुई हैं, एक टाइम पे लाजमी एग्जीक्यूट करना है। और इस तरह जो एग्जीक्यूशन होती है उसका पर्पस क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी कोई भी स्टेटमेंट जो है वो स्किप नहीं होती, तमाम स्टेटमेंट जो होती हैं वो आपकी एग्जीक्यूट होती हैं। और इसकी एग्जांपल में हमने एक एग्जांपल देखी जिसमें एक यूज़र साइड से आप 2 इनपुट वैल्यूज़ लें और उन दोनों इनपुट वैल्यूज़ के जो एवरेज है उसको शो करवाएं। तो आप इसके लिए 4 स्टेटमेंट्स को यूज़ करना पड़ेगा। 2 स्टेटमेंट्स आप इनपुट लेने के लिए, एक स्टेटमेंट आप एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, और एक स्टेटमेंट आप डिस्प्ले करवाने के लिए, एवरेज के रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए आप यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास थी सेकेंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बात की कंडीशनल स्ट्रक्चर्स की, जिसमें हमने बात की सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें आपकी स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो कंसिस्ट करती हैं, बेस करती हैं, उनकी एग्जीक्यूशन बेस करती है ऑन द कंडीशन। ठीक है, आपकी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की जो एग्जीक्यूशन है वो बेस करती है कंडीशन पे, कि कंडीशन अगर तो उनकी ट्रू होती है तो उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। अगर स्टेटमेंट्स की कंडीशन जो उनसे फॉल्स होगी तो उन स्टेटमेंट्स को इग्नोर किया जाएगा। इस वजह से उन स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर या फिर डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। उसमें हम 4 तरह के डिफरेंट जो हमारे पास स्ट्रक्चर जो सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है, उसमें हमारे पास आता है इफ़ एल्स इफ़ एंड स्विच स्टेटमेंट। फिर हमने बात की थर्ड स्टेटमेंट की, थर्ड स्ट्रक्चर की, जो कि हमारे पास है रेपिटेशन स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर में थर्ड टाइप आपके पास रेपिटेशन स्ट्रक्चर, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम ये होता है कि आपने किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर रिपीटेडली स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए रिपीट करवाना होता है, उसके एग्जीक्यूशन को रिपीट करवाना होता है, तो उस केस में जो आप स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो होता है रेपिटेशन स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली आपकी जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं या स्टेटमेंट्स होती हैं, वो जो नंबर ऑफ़ टाइम आपने स्पेसिफाई किया था उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए,
उतने नंबर ऑफ़ टाइम में वो एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। और आपकी जो रिज़ल्ट्स हैं आपको सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए रिज़ल्ट्स वो स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी पड़ती ज़्यादा दफ़ा। आप जैसे एक स्टेटमेंट लिखें, अगर आप एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं, आप जस्ट उस स्ट्रक्चर को यूज़ करें, रिपीटेशन स्ट्रक्चर को यूज़ करें और अपने स्टेटमेंट को जो है, अपने प्रोग्राम को जो है रन करवा दें। इसके अलावा इसको हम कहते हैं आइट्रेशन स्ट्रक्चर, और इसको हम एक और नाम भी देते हैं लूप स्ट्रक्चर का। इसके अंदर हम बेसिकली 3 तरह की चीज़ों को देखते हैं, जो 3 स्ट्रक्चर है जो हमें जो सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करने में सी लैंग्वेज के अंदर। वो एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप और एक होता है आपके पास फॉर लूप। बेसिकली ये आइट्रेशन लूप्स होते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं अपनी एग्जीक्यूशन के लिए, जब आपने रेपिटेडली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट्स को रिपीट करना होता है नंबर ऑफ़ टाइम्स। अभी जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर था, हमारे पास एक टॉपिक है सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जिसको हम ऑलरेडी अपने पिछले टॉपिक में, प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। डिटेल बताने का मकसद यही है कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है ये क्या करता है, ये कंडीशंस की बेस पे आपकी स्टेटमेंट्स को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता है। A selection structure selects a statement or set of statements to execute on the basis of a condition. कंडीशन की बेस पे उसने स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है। A statement or set of statement that is executed when a particular condition is true and ignored when the condition is false is called condition statement. अब अगर आपकी स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू है तो उसने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, अगर आपकी स्टेटमेंट की कंडीशन फॉल्स है तो उसने स्टेटमेंट को इग्नोर कर देना है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर हमने एक एग्जांपल इसकी देखी कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट से आप इनपुट ले रहे हैं उसके मार्क्स, तो अगर तो उसके मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हों तो आपका जो प्रोग्राम है वो डिस्प्ले कर दे पास। अगर तो उसके मार्क्स 40 से बिलो हों तो आपका जो प्रोग्राम है वो उसको डिस्प्ले करना वो कर दे फेल। तो इस प्रोग्राम में आपके मार्क्स को चेक किया जाएगा और उसके बाद मैसेज को डिस्प्ले किया जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन, ठीक है। तो उसी में से डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन में से हमारे पास 2 टाइप्स हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। एक होती है हमारे पास इफ़ एल्स स्ट्रक्चर और एक होती है हमारे पास स्विच स्ट्रक्चर, ठीक है। वैसे तो हमने 4 तरह की चीज़ें पढ़ी है, लेकिन बेसिकली जो मेन है वो 2 तरह की होती हैं। एक होते हैं इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर, फिर एक होता है आपके पास स्विच स्ट्रक्चर। इफ़ एल्स स्ट्रक्चर क्या करता है, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय चेकिंग अ कंडीशन। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, ये करता है एग्जीक्यूट, कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट भी करता है, कुछ स्टेटमेंट्स को ये स्किप भी कर देता है। स्टेटमेंट्स को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को स्किप भी कर देता है वो इस तरह कि अगर तो कंडीशन फॉल्स होती है तो वो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा। अगर स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की कंडीशन ट्रू होती है तो वो एग्जीक्यूट करवा देगा। और स्विच स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर मैनी चॉइसेस अवेलेबल एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूटेड। ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होते हैं, हमारे पास मैनी चॉइसेस अवेलेबल होती हैं और हमने उसमें से जस्ट एक को एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो हम यूज़ करते हैं स्विच स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। आज जो हमारे पास टॉपिक है उसमें हम लोगों ने बात करनी है इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट क्या होती है, या इफ स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं, इसकी वर्किंग को देखना है हमने बेसिकली। और सिलेक्शन स्ट्रक्चर में इफ स्टेटमेंट हम लोग इसको सिलेक्शन स्ट्रक्चर कह रहे हैं, लेकिन किस हवाले से कह रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ़ इज़ अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। जैसे कि आपने जब कीवर्ड के टॉपिक को रीड किया था तो उसमें आपने सी लैंग्वेज के डिफरेंट कीवर्ड्स को देखा जो कि 32 इन नंबर से। और कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं, जो पहले से ही डिफाइंड हो, पहले से ही वो रिज़र्व हुए हों। जस्ट आप जो है वेरिएबल्स कि जब आप नाम रखते हैं तो आप रिज़र्व वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि आप कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। उन कीवर्ड्स के टेबल में हमारे पास 32 इन नंबर्स कीवर्ड्स थे, और उन कीवर्ड्स में से हमारे पास एक कीवर्ड था इफ़।
इफ़ इज़ अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज, इफ़ सी लैंग्वेज में आपके पास एक कीवर्ड है। इफ़ स्टेटमेंट इज़ द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट कौन सी होती है, वो आपकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो इस स्टेटमेंट है। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय चेकिंग कंडीशन। इसको हम यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए या स्किप करने के लिए, किनको, स्टेटमेंट्स को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। जब हम एक कंडीशन चेक करते हैं, अगर तो आपकी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्या करते हैं, आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर आपके स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की कंडीशन फॉल्स होती हैं तो आप उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो इस बेस पे जो आपके पास इफ़ स्टेटमेंट है वो क्या करती है, वो आपकी स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट या स्किप करती है, स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट या स्किप करता है डिपेंडिंग अपॉन आफ्टर चेकिंग कंडीशंस। द कंडीशन इज़ गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन, जो कंडीशन अब इसमें देते हैं आप किस फॉर्म में देते हैं, आप उसे रिलेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में देते हैं। अब रिलेशनल एक्सप्रेशंस आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा। जब हमने ऑपरेटर्स की बात की थी तो वहाँ पे हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स और रिलेशनल एक्सप्रेशंस को स्टडी किया था, और वो कौन से थे, जिसके अंदर आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इस तरह के जो साइन आते हैं, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ये जो आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर थे जो आपको कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें आपने जो है रिलेशन फाइंड करना होता है कि कौन सी वैल्यू अगर किसी बड़ी है किसी छोटी, कंपैरिजन जब करना होता है आपने, तो बेसिकली उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। और जब रिलेशनल ऑपरेटर्स पे बेस आपकी एक्सप्रेशन हो, यानी कि ऑपरेंट्स के ऊपर आपके पास ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स अप्लाई हो, तो वो आपकी एक्सप्रेशन बन जाती है, तो उनको हम कहते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, इफ द कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन, जो कंडीशन होती है उसे आप एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में शो करते हैं। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी जो स्टेटमेंट है, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट है आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है ये सेट, तो फिर आप क्या करते हैं, जो आपकी स्टेटमेंट्स या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं वो इफ स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट करती हैं। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होता है, द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड, उस केस में क्या होता है कि इस स्टेटमेंट के बाद जो आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगी। तो बेसिकली आपके पास इफ़ स्टेटमेंट जो है सी लैंग्वेज में इफ़ कीवर्ड को यूज़ करते हुए आप इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्ट्रक्चर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको हम यूज़ करते हैं जब हमने स्टेटमेंट को जब हम इसको यूज़ करते हैं ना, तो स्टेटमेंट या तो एग्जीक्यूट होगी या स्किप होगी, स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या एग्जीक्यूट होंगी या स्किप होंगी, ये डिपेंड करता है आफ्टर चेकिंग द कंडीशन। कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है, ठीक है, तो आपकी जो इस स्टेटमेंट के बाद की स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, वो रन करेंगी। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपकी जो स्टेटमेंट्स के बाद इफ़ स्टेटमेंट के बाद आपकी स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगी। और जो आप कंडीशन देंगे वो आप रिलेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में अपनी कंडीशन देंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं इसके सिंटेक्स या जनरल फॉर्म की। द सिंटेक्स ऑफ इफ़ स्टेटमेंट इज एज फॉलो। इसमें हम कैसे करते हैं, आप लिखते हैं सबसे पहले इफ़, ठीक है, आप लिखते हैं इफ़ के बाद आपने लिखनी होती है कंडीशन, और ये कंडीशन आपकी क्या होती है, ये कंडीशन आपके रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। इफ़ कीवर्ड को यूज़ किया, इफ़ का फंक्शन है, आपने उसके बाद ब्रैकेट्स यूज़ की, और इफ़ फंक्शन नहीं है, सॉरी ये कीवर्ड है, उसके बाद आपने कंडीशन जो है ब्रैकेट्स के अंदर लिखी, ब्रैकेट्स के बाद आपने क्या किया, स्टेटमेंट्स को लिख दिया। उसके बाद
द अबव सिंटेक्स इज़ यूज फॉर सिंगल स्टेटमेंट। याद रखिए कि जो स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे हैं ये जस्ट सिंगल स्टेटमेंट को के लिए कंडीशन होगी, ये सिंटेक्स जस्ट सिंगल स्टेटमेंट के लिए। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कैन ऑल्सो बी मेड कंडीशनल। हम ज़्यादा स्टेटमेंट्स को भी एज ए कंडीशनल बना सकते हैं। हम जिस तरह मेन बॉडी की करते हैं ना, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दे और लगा दी स्टार्ट में, कंडीशन लगाने के बाद आप ब्रैकेट लगाएं और उसके बाद सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर तमाम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए ये इफ़ कंडीशन काफ़ी होगी। The above syntax is used for a single statement. A set of statements can also be made conditional. आप set of statements को भी conditional बना सकते हैं. In this case, these statements are written in curly brackets. इस केस में आप क्या करते हैं कि जब आप set of statements को लिखते हैं और उसके लिए कंडीशन आपने इवेल्युएट करनी होती है, कंडीशन जो है डिक्लेयर करनी होती है, तो आप उसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। द सेट ऑफ स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। और जब हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है, अब हम सिंटेक्स अगर इफ़ स्टेटमेंट का लिखेंगे तो कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए जब हमने लिखना होता है तो हम इस तरह लिखेंगे, इफ़ कंडीशन कर्ली ब्रैकेट स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट अप टू सो ऑन, जितने आपने नंबर ऑफ स्टेटमेंट यूज़ करनी है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अब हम बात करते हैं इस स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट की। ठीक है, फ्लो चार्ट में जब बात करें तो इस स्टेटमेंट को हम फ्लो चार्ट में इस तरह करते हैं कि हमने कंडीशन लगानी है, इसके अंदर आपके पास कंडीशन होती है। याद रखिए डायमंड ऑपरेटर आपकी कंडीशन ऑपरेटर कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आपका एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस कंडीशन पे आया, कंडीशन चेक करेगा, एग्जीक्यूशन में कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर आपके पास ट्रू हो जाती है टी, तो आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स। ठीक है, अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो कंट्रोल जस्ट बाहर निकल जाएगा, और स्टेटमेंट ट्रू होने के बाद आप जो कंट्रोल है अगेन यहाँ पर एफ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका फ्लो कंट्रोल है, फ्लो चार्ट है, जिसमें सबसे पहले आपका एग्जीक्यूशन कंट्रोल कंडीशन को चेक करेगा, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट होंगी। ये अब स्टेटमेंट आपकी सिंगल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। उसके बाद अब ये एग्जीक्यूट होने के बाद आपका कंट्रोल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये डायरेक्टली इग्नोर करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक प्रोग्राम की जिसके अंदर हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए जो है क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर मार्क्स का इनपुट लेते हैं और डिस्प्ले करवाते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड, अगर तो आपके मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस केस के लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हमें लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी फाइल्स में सबसे पहले हमारे पास आएंगी हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, फिर आपके पास आएगी नेक्स्ट लाइब्रेरी हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, उसके बाद आएगा आपके पास वॉइड मेन का फंक्शन एंड ब्रैकेट्स। अब इधर मैं क्या करती हूँ, इधर मैं लेती हूँ इंच टाइप के मार्क्स, एक मैंने इन टाइप का वेरिएबल लिया मार्क्स, क्लियर स्क्रीन करवाई, का फंक्शन यूज़ किया, उसके बाद मैंने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट शो करवाई। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में मैंने लिखा एंटर योर मार्क्स। ठीक है, उसके बाद अब मैंने क्या कहा है, ये स्टेटमेंट मैंने शो करवाई फॉर द यूज़र। यूज़र अब मार्क्स अपने एंटर करेगा। ठीक है, मार्क्स किस तरह एंटर करेगा, उसके लिए मुझे इनपुट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा स्कैन एफ।
मार्क्स मैं लेना चाह रही हूँ इंटीजर में, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर मेरा आएगा %d, और मैंने मेमोरी लोकेशन एलोकेट करनी है उसके लिए, तो इसलिए एड्रेस ऑपरेटर, और उसके बाद मार्क्स इस वेरिएबल के अंदर लेने हैं, तो ये मेरे पास शो हो गया। ठीक है, उसके बाद अब मैं लगाती हूँ कंडीशन, क्योंकि मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड स्टेटमेंट को शो करना है, तो मैं कंडीशन लगाती हूँ इफ़ की स्टेटमेंट, इफ़ कंडीशन लगाती हूँ। अगर मेरे मार्क्स 40 से ज़्यादा या 40 के बराबर हैं, ठीक है, 40 के बराबर या 40 से ज़्यादा हैं। अभी देखिए यहाँ से यूज़र ने मार्क्स एंटर करने हैं, अब वो मार्क्स इधर आएंगे, यहाँ से कैलकुलेट होंगे। ठीक है, अगर मेरे मार्क्स 40 से ज़्यादा या 40 के बराबर होंगे तो स्टेटमेंट शो हो मेरी printf congratulations you have passed। ठीक हो गया, और लास्ट में मेरा आ जाएगा गेट कैरेक्टर का फंक्शन, और ये मेरी मेन बॉडी ख़त्म हो गई। तो बेसिकली ये था मेरे पास प्रोग्राम, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, जिसके अंदर मैंने लाइब्रेरी फाइल्स के बाद एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल शो करवाया, एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, स्क्रीन को क्लियर करवाया, printf की स्टेटमेंट फॉर द यूज़र लिया है कि एंटर योर मार्क्स। अब यूज़र जो है यहाँ पर मार्क्स एंटर करेगा। ठीक है, यूज़र ने क्या करना है, यहाँ पे मार्क्स एंटर करने हैं, और वो मार्क्स जो है यहाँ पे कंपेयर होंगे। कंपेयर होने के बाद क्या होगा कि स्टेटमेंट शो होगी। अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट शो होगी, अदरवाइज कंट्रोल गेट करेक्टर तक आएगा, एंटर प्रेस करेंगे, आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अब हम ना इसके आउटपुट की बात करते हैं। हम इसके आउटपुट को देखते हैं। आपके पास है इंट मार्क्स, फॉर एग्जांपल हमने इंट मार्क्स लिया, अब आपके पास printf की स्टेटमेंट शो हुई है। ठीक है, printf की स्टेटमेंट यूज़र को शो हो रही है, जी एंटर करें मार्क्स अपने, एंटर योर मार्क्स। अब जो भी मार्क्स है वो एंटर करने हैं यूज़र ने। ठीक है, अब क्या हुआ, एंटर करने के मार्क्स एंटर करने की printf की स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद एक और स्टेटमेंट आई है scanf की। ये होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। आपको पता है scanf आप यूज़ करें, इसका मतलब आपने यूज़र से इनपुट लेनी है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने इसके अंदर एंटर कर दिए 50, इसने क्या प्रेस कर दिया 50। ठीक है, 50 प्रेस करने के बाद क्या होगा, ये मार्क्स इधर आएंगे इस नेक्स्ट स्टेटमेंट में। ठीक है, अब ये मार्क्स जो है ये आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आएंगे इफ स्टेटमेंट में। अब क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, मार्क्स आपके पास है 50 एंटर हुए थे, वो 50 मार्क्स आपके कंपेयर होंगे 40 के साथ। ठीक है, वो 50 मार्क्स किसके साथ कंपेयर होंगे, यहाँ पे जो ऑलरेडी हमने कंडीशन लिखी हुई है रिलेशनल एक्सप्रेशन, उसके साथ कंपेयर होंगे। कंपेयर हुआ 50 इज़ ग्रेटर देन 40, कंडीशन ट्रू है आपकी। कंडीशन ट्रू होने के केस में क्या होगा, आपकी ये printf की स्टेटमेंट जो है ये शो हो जाएगी। ठीक है, और आपकी फॉर एग्जांपल यूज़र ने 50 एंटर किया और आपकी स्टेटमेंट क्या शो हो जाएगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। ठीक है, आपकी ये स्टेटमेंट शो हो जाएगी। उसके बाद गेट करेक्टर आपका ख़त्म। इन केस फॉर एग्जांपल आप दोबारा प्रोग्राम रन करते हैं अपना, और यूज़र एंटर कर देता है आपके पास, लेट्स सपोज 30 एंटर कर देता है, आपकी स्टेटमेंट में शो होगा एंटर योर मार्क्स, यहाँ पर आ जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 30 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब आपकी ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। ये कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स हो गई है। फॉल्स होने के बाद आपकी ये स्टेटमेंट शो नहीं होगी, कंसोल डायरेक्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और आपका गेट करेक्टर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट शो होने के बाद आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा।
तो ये था आपके पास प्रोग्राम जिसके अंदर आपने इफ एल्स की स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए जो है मार्क्स को शो करवाया और एक मैसेज को डिस्प्ले करवाया। अब हम ना एक और प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है। और वो प्रोग्राम हमारा इस तरह है कि एक प्रोग्राम लिखना है हमने जिसके अंदर जो है इनपुट लेनी है 3 नंबर्स की और उसको डिस्प्ले करवाना है मैक्सिमम नंबर को, ठीक है। हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, hash include stdio.h, console input output.h, void main। अब मैंने क्या किया, मैंने इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स लिए a, b, c और मैक्स, 3 वेरिएबल्स लिए जिसके अंदर मैंने मैक्सिमम मार्क्स को शो करवाना है। क्लियर स्क्रीन। अब मैं करवाती हूँ प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को शो। एंटर फर्स्ट नंबर, स्कैन एफ करवाया, फर्स्ट नंबर एंटर होगा इंटीजर टाइप का। उसके बाद प्रिंट एफ, एंटर सेकेंड नंबर, स्कैन एफ इंटीजर टाइप का, बी में आ जाएगा। फिर अगेन थर्ड नंबर, एंटर थर्ड नंबर, स्कैन एफ परसेंट डी और सी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले जो पहला नंबर एंटर हुआ उसको मैंने मैक्स को असाइन कर दिया, ठीक है। उसको मैंने क्या किया, मैक्स को असाइन कर दिया। कंडीशन लगाई है इफ मैक्स, कंडीशन लगाते हैं हम लोग इफ बी इज लेस देन ग्रेटर देन मैक्स, तो क्या हो जाएगा, मैक्स जो है बी की वैल्यू ले लेगा। फिर कंडीशन लगाते हैं अगर जो सी है वो मैक्स से बड़ा हो जाता है तो जो मैक्स है उसके अंदर सी आ जाता है। और लास्ट पे मैं शो करवाती हूँ, तीनों के लिए हो गया ना, लास्ट में शो करवाती हूँ प्रिंट एफ द मैक्सिमम नंबर इज परसेंट डी, फिर मैक्स को शो कर देगा। और लास्ट पे आ गया आपके पास गेट करेक्टर एंड प्रोग्राम फिनिश्ड, ठीक हो गया। अब ये देखिएगा इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने प्रोग्राम लिया जिसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया ए बी सी, ठीक है। मैंने फर्स्ट एंटर करना है, एंटर फर्स्ट नंबर, स्टेटमेंट भी साथ साथ लिख देती हूँ ना, एंटर फर्स्ट नंबर। अब उसके बाद लेट्स सपोज यूज़र ने फर्स्ट नंबर एंटर किया दैट इज़ 20, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट नंबर यूज़र ने एंटर किया है, एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज यूज़र ने एंटर किया है 20। उसके बाद आपकी स्टेटमेंट शो होगी नेक्स्ट प्रिंट एफ और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एंटर सेकेंड नंबर, फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने एंटर किया 30, ठीक है, एंटर 30 और बी में आपके पास आ गया 30। उसके बाद यूज़र ने एंटर किया थर्ड नंबर, फॉर एग्जाम्पल उसने एंटर किया 12,
इसका मतलब सी में आपके पास आ गया 12। अब यहाँ पर क्या होगा, मैक्स आपका हाल ही है, ठीक है। मैक्स को आपने वैल्यू असाइन कर दिया ए की, और ए में यूज़र ने क्या एंटर किया था यहाँ पे 20, ठीक है। फर्स्ट नंबर ए था और ए में यूज़र ने क्या असाइन किया 20। इसका मतलब मैक्स के अंदर आपके पास क्या वैल्यू आ गई है 20। फिर कंडीशन चेक करेगी होगी यहाँ पे कि जो आपके पास बी की वैल्यू है दैट इज़ 30, क्या 30 आपका 20 से बड़ा है? अगर तो बड़ा है तो मैक्स को क्या साइन हो जाए, मैक्स को 30 आ जाए, बी साइन हो जाए। तो बी के अंदर आपके पास क्या पड़ा 30, तो मैक्स के अंदर 30 आ जाएगी। उसके बाद अगेन कंडीशन चेक होगी। अब आपके पास सी में क्या पड़ा है, थर्ड नंबर पे आपके पास पड़ा है 12। कंडीशन चेक होगी 12 आपका मैक्स से बड़ा है, अगर तो बड़ा है तो मैक्स को सी साइन हो जाएगा, अगर नहीं बड़ा तो ये स्टेटमेंट हट के ये स्किप हो जाएगी स्टेटमेंट, और आपकी जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है द मैक्स नंबर इज़ वो शो होगी। तो यहाँ पर आपके पास शो होगी द मैक्सिमम नंबर इज़ %d, और कौन सा नंबर आपका मैक्सिमम है, मैक्स में लेटेस्ट आपके पास क्या पड़ा हुआ है 30, आपका मैक्सिमम नंबर कौन सा है 30। सो दिस इज़ योर प्रोग्राम। इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने प्रोग्राम लिखा, मैं मैक्सिमम नंबर को कैलकुलेट किया। होप सबको अच्छे से समझ आ गई है। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।